नमस्कार, डीजा न्यूज़ के खास कार्यक्रम सेहत में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रतीक श्रीवास्तव। उम्र बढ़ने के साथ साथ जिन बीमारियों से आमतौर पर लोग परेशान होते हैं या उन बीमारियों से लोगों का साबका पड़ता है, उसमें यूरिन संबंधी परेशानियां भी हैं। उम्र बढ़ने के साथ साथ लोग अक्सर इस बात की शिकायत करते हैं कि उनकी पेशाब यानी यूरिन रुक रुक कर आती है या पूरी तरह से ब्लैडर खाली नहीं होता है। कई बार जलन पड़ती है। कई बार बड़ी उम्र की महिलाएं या यंग महिलाएं भी ये शिकायत करती हैं कि उन्हें यूटीआई हो गया है, यानी यूरिन इन्फेक्शन हो गया है। पब्लिक टॉयलेट यूज़ करने से इस तरह की शिकायतें होती हैं। किडनी संबंधी भी परेशानियां हैं और जिसकी वजह से लोग बार बार उन्हें यूरोलॉजिस्ट के पास जाना पड़ता है या उनकी सलाह लेनी पड़ती है या ज़रूरत पड़ने पर ऑपरेशन कराना पड़ता है। तो मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में एक ख्यातनाम मशहूर डॉक्टर रवि नागर मौजूद हैं, जो बहुत ही सीनियर यूरोलॉजिस्ट हैं, यानी मूत्र रोग विशेषज्ञ हैं। लंबे समय से 2006 से वो इंदौर में प्रैक्टिस कर रहे हैं और बहुत ही उनका अपने फील्ड में, अपने क्षेत्र में बड़ा नाम है और वो लंबे समय से मेदांता अस्पताल में भी एक स्पेशलिस्ट के तौर पर काम कर रहे हैं। डॉक्टर नागर, आपका स्वागत है। नमस्कार जी। सबसे पहले तो मैं आपसे कि बढ़ती हुई उम्र का क्या फ़र्क पड़ता है यूरोलॉजी पर, या चाहे वो पुरुष हो या महिला हो, उसकी जो यूरिन संबंधी समस्याएं हैं उस पर? देखिए, बढ़ती हुई उम्र के साथ शरीर में कुछ बदलाव आते हैं जो कि सारे अंगों को असर करते हैं। उसमें यूरोलॉजी के जो अंग होते हैं वो भी अफेक्ट होते हैं। पुरुषों में खास तौर पर प्रोस्टेट की बढ़ोतरी होना 50 वर्ष के बाद में काफ़ी कॉमन होती है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, 60 दशक 70वें दशक में किसी न किसी प्रकार की मूत्र संबंधी समस्याएं या यूरिनरी संबंधी समस्याएं होती रहती हैं। पुरुषों के अंदर ये समस्याएं बड़ी कॉमन है। जैसा हम बोल सकते हैं कि लगभग 50% ऑफ मेल्स को आफ्टर द एज ऑफ 50 कुछ न कुछ तरह की यूरिन संबंधी समस्या होती है। सो ये एक बहुत बड़ा जिसको बोलते हैं कि एक इंसिडेंस या बहुत बड़ा एज ग्रुप अफेक्टेड रहता है इससे। प्रोस्टेट की समस्या को अगर हम बात करें तो ये यूजुअली समस्या होती है, एक हम सिम्टम्स को अगर डिवाइड करते हैं तो एक होते हैं रुकावट वाले सिम्टम्स या ऑब्स्ट्रक्टिव सिम्टम्स। प्रोस्टेट यानी अंडकोश जिसको आप कहते हैं? नहीं, प्रोस्टेट एक पुरुष ग्रंथि होती है जो कि एक अखरोट के आकार की ग्रंथि पेशाब की थैली या यूरिनरी ब्लैडर के नीचे मौजूद होती है। और इसका काम जो होता है या इसका कार्य होता है कि वीर्य के अंदर कुछ प्रकार के स्राव को ऐड करना, जिससे कि उसके मोटिलिटी और मोबिलिटी, न्यूट्रिशन प्रोवाइड होता है। ये मूलतः संतान उत्पत्ति में सहायक है। इसको सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन कहा जाता है। अंडकोश के अंदर या टेस्टिस के अंदर स्पर्म्स का फॉर्मेशन और मैच्योरेशन होता है और वहाँ से फ्लूइड्स मिलके एंड देन फिर सीमन में डिस्चार्ज होता है। तो ये मूलतः काम प्रोस्टेट का होता है। अब इसके जो सिम्टम्स बढ़ने की वजह से होते हैं, ये ऑब्स्ट्रक्टिव हो सकते हैं या इरिटेटिव हो सकते हैं। अब ऑब्स्ट्रक्टिव सिम्टम्स में अगर हम माने तो यूरिन के फ्लो का कम हो जाना, बाधा पहुंचाने वाले यूरिन फ्लो में जी, रुकावट वाले सिम्टम्स, जो कि जैसे कि जोर लगाना पड़ना, यूरिन रुक रुक कर आना, यूरिन करने की चालू करने में टाइम लगना, यूरिन का फ्लो कम हो जाना, तो ये सभी रुकावट वाले सिम्टम्स है। और करने के बाद कई मरीज ये शिकायत करते हैं कि ऐसा लगता है कि वो संतुष्टि का भाव नहीं आता यूरिन में जाने के बाद भी लगता है कि शायद थोड़ी सी रह गई है, रेसिड्यू रह गया है, या वो ब्लैडर जिस तरह से खाली होना चाहिए वैसा खाली नहीं, एकदम जिसको कहते हैं ना कि हमें एक राहत जो मिलती है जी, उसको बोलते हैं सेंस ऑफ इनकम्प्लीट इवैक्यूएशन या वॉइडिंग। मतलब क्यों होता है? हाँ, जब ये रुकावट तीव्र होती है तो हमारा जो ये यूरिनरी ब्लैडर होता है ये काफ़ी जोर से पावरफुली कॉन्ट्रैक्ट करता है कि यूरिन सारी खाली हो जाए। जब ये प्रक्रिया चलती रहती है, कॉन्ट्रैक्ट होते रहता है, धक्का लगाते रहता है, लगाते फिर थक जाता है। जब वो थक जाता है तो वो पूरी तरह से यूरिन को धकेल नहीं पाता है और खाली नहीं कर पाता है। जब ब्लैडर खाली नहीं होता है तो यूरिन अंदर रह जाता है। वो फिर इन्फेक्शन का कारण बनती है। वो इन्फेक्शन का कारण बन जाते हैं उसमें। जी, वो इन्फेक्शन का कारण बन सकता है। उसकी वजह से किडनी पे असर आ सकता है, उसकी वजह से पथरी बन सकती है। तो कई सारी समस्याएं, जब ब्लैडर डिकम्पनसेट होता है या यूरिनरी ब्लैडर की खराब होने वाली स्थिति आती है, तब
उसमें रेसिडुअल यूरिन। बहुत सारे लोग ये शिकायत करते हैं कि दिन भर में कई बार सूसू करने जाना पड़ता है। कुछ लोग ये शिकायत करते हैं कि रात में 2 या 3 बार उठना पड़ता है। मैं नेक्स्ट उस पर आ ही रहा था कि हमने अभी जो डिस्कस किया वो ऑब्स्ट्रक्टिव या रुकावट वाले सिम्टम्स थे। दूसरी कैटेगरी जो सिम्टम्स की होती है प्रोस्टेट की वजह से या एक उम्र बढ़ने की वजह से, वो होती है इरिटेटिव सिम्टम्स, या जिसको बोलते हैं कि जिससे कि बार बार यूरिन जाना, फ्रीक्वेंसी होना, अर्जेंसी होना। कभी कभी ऐसा होता है कि असंतति हो जाती है कि यूरिन पहुंचे उतने समय में कुछ लीक हाँ, हो गया, आप कंट्रोल ही नहीं कर पाते, होल्ड नहीं कर पाते, होल्ड नहीं कर पाए। तो ये सारी समस्याएं जो है सेकेंडरी है, जो कि प्रोस्टेट बढ़ने की वजह से भी हो सकती है और उम्र बढ़ने की वजह से कई बार ब्लैडर में या यूरिनरी ब्लैडर में भी चेंजेस आते हैं, जिसको ओवर एक्टिव ब्लैडर कहते हैं, तो उसके वजह से भी हो सकती है ये। कोई ऐसा सेल्फ टेस्ट है कि व्यक्ति अपना टेस्ट कर ले अपने प्रोस्टेट का कि भाई मैं कितनी बार जाता हूँ या रात में कितनी बार उठता हूँ या सुबह जब उठता हूँ पहली बार तो मुझे किस तरह की सूसू आती है जी। क्या ऐसा कोई एक जैसे डायबिटिक का है कि हम टेस्ट कर लेते हैं, भूख लग रहे हैं, थक रही है, वैसा अमेरिकन यूरोलॉजी एसोसिएशन और उसी के साथ ही इंडियन यूरोलॉजी एसोसिएशन ने भी एक स्कोरिंग चार्ट बनाया है जिसको बोलते हैं IPSS। वो आप हमारे दर्शकों को समझाएं, स्कोरिंग इंटरनेशनल प्रोस्टेटिक सिम्टम स्कोर। इसके अंदर जो मैंने अभी सिम्टम्स एक्सप्लेन किए, ऑब्स्ट्रक्टिव सिम्टम्स, रुकावट वाले सिम्टम्स और इरिटेटिव सिम्टम्स, इनके लिए एक स्केलिंग होती है कि हमें रात में 1 से 2 दफ़े उठना पड़ता है तो 1 नंबर, 2 से 4 दफ़े उठना पड़ता है 2 नंबर, इस तरह से नंबरिंग सिस्टम। यूरिन का फ्लो कितने समय से कम महसूस कर रहे हैं, क्या आपका फ्लो लगभग 50% से कम महसूस हो रहा है। सो इस तरह के ये सारे सिम्टम्स को 1 से 5 तक का स्कोर दिया जाता है, जो मरीज खुद ही भरता है उस चार्ट के अंदर, और फिर आखिरी में उन सब का गणित या कैलकुलेशन लगाया जाता है, जिससे कि हम ये डिवाइड कर लेते हैं कि ये पेशेंट माइल्ड सिम्टम कैटेगरी के हैं क्योंकि 0 से 8 के बीच में आ रहे हैं, ये मॉडरेट के हैं, या ये 25 से ज़्यादा का स्कोर है तो ये सीवियर कैटेगरी के हैं। तो इस तरह से हम डिवीजन कर सकते हैं और पेशेंट भी खुद पता लगा सकते हैं कि वो उन्हें कितना प्रोस्टेट का या रुकावट वाला सिम्टम हो रहा है, क्या तकलीफें हो रही है। उस हिसाब से फिर आगे हम इन्वेस्टिगेशन और इवेल्युएट करते हैं। तो ये एक बेसिक जिसको बोलते हैं कि हिस्ट्री टेकिंग फ्रॉम द पेशेंट या सेल्फ असेसमेंट। खासकर जब लोग रात में परेशान होते हैं, 2 या 3 बार जाना पड़ता है या ज़्यादा बार जाना पड़ता है, तो जाहिर सी बात है कि उनकी नींद बार बार टूटती होगी और कई बार तो फिर आती नहीं नींद। कुछ लोगों को ये शिकायत होती है कि एक बार नींद टूटने के बाद फिर 3-4 घंटे नींद नहीं आती। तो क्या यूरिनरी प्रॉब्लम्स जो हैं वो आपको अनिद्रा और निद्रा संबंधी जो समस्या है जिसकी वजह से फिर बाद में BP बढ़ता है और फिर आपकी हेल्थ प्रभावित होती है, नींद बहुत ज़रूरी है, ये सब जुड़े हुए मामले हैं? ये काफ़ी चीज़ें जुड़ी हुई है। अभी हम जैसे मैंने बताया प्रोस्टेटिक सिम्टम्स या ये सारी चीज़ें एल्डरली पॉपुलेशन में होती है, तो कई बार रात में बार बार उठना, अर्जेंसी के बुजुर्ग लोगों को अर्जेंसी में एकदम से टॉयलेट जाना, तो इसमें रात में कई बार फॉल्स एंड फ्रैक्चर्स भी कॉमन है। नींद तो डिस्टर्ब होती है, बट नींद में से उठ के जाना और शीघ्र जाना, तो कई बार ये फॉल का, बाथरूम में स्लिप होने का, कई बार फेंट होने का भी कारण रहता है। तो इस तरह से ये सिम्टम्स कई बार काफ़ी ज़्यादा बीमारियों से रिलेटेड चीज़ें होती है। दूसरी एक और बात बताना चाहूँगा कि इसमें हमें दोनों चीज़ों में डिफरेंशिएट करना होता है। जैसे आपने बताया रात में बार बार जाना, अब ये प्रोस्टेट या ओवर एक्टिव ब्लैडर का भी सिम्टम हो सकता है, और दूसरा एक कहते हैं नॉक्टर्नल पॉलीयूरिया, जिसमें रात के समय यूरिन का प्रोडक्शन ही ज्यादा होता है। दिन में तो नहीं लग रही कि बार बार जाना है या शायद काम में व्यस्त है तो ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन रात में ऐसी स्थिति होती है कि 3 या 4 बार जाना पड़ रहा है। तो ये एक डायबिटीज का भी लक्षण हो सकता है, जिसमें नॉक्टर्नल पॉलीयूरिया होता है। दिन भर में समझिए कि 800 ml या 3 दफे 4 दफे यूरिन करने गए, लेकिन रात में 1.5-2 लीटर यूरिन बना, तो ये एक नॉक्टर्नल पॉलीयूरिया का सिम्टम है। कुछ न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स की वजह से नॉक्टर्नल सामान्यतः एक मनुष्य होता है को दिन भर में कितनी यूरिन होना चाहिए? करीब टारगेट हमारा जो पानी पीने का या लिक्विड इंटेक का रहना चाहिए, उसमें 2 लीटर से 2.5 लीटर तक यूरिन प्रोडक्शन होना चाहिए, अमूमन 2 लीटर। 2 लीटर अगर हम माने तो एटलीस्ट 7 to 8 टाइम्स यूरिन फुल पास होना चाहिए। तो आजकल जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है जो बहुत सारी डॉक्टरों के बराबरी का सलाह देती है, वो कहती है कि 4 लीटर पानी पीना ही चाहिए और ज़्यादा पानी पीने से आपकी बहुत सारी बीमारियां दूर होती हैं। लेकिन क्या ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा पानी पीने से आपकी किडनी पे फ़र्क पड़ता हो? यस, पड़ता है।
हाइपर फिल्ट्रेशन इंजरी नाम की चीज़ होती है, जिसमें अगर बहुत ज़्यादा हम पानी पिएंगे तो किडनी पर लोड पड़ेगा। कई बार कोई पेशेंट जिनका कि हार्ट का स्टेटस इतना नहीं है कि वो बराबर से पंप कर पाए और वो पानी पीते हैं तो उनमें स्वेलिंग आ जाती है, पैरों में स्वेलिंग रहना, फेस पे स्वेल, क्योंकि वो जो किडनीज उनकी है वो इतना लोड या इतना फिल्ट्रेशन और जो बेयर नहीं किडनी कर 75 सकती साल है। तक चलना चाहिए वो 65 साल में ही खत्म हो गई। तो एक ऑप्टिमल इनटेक ऑफ फ्लूइड होना चाहिए। कितना लीटर पानी आप सजेस्ट करते हैं? मैंने जैसे बताया कि इसका टारगेट रहता है, यूरिन वॉल्यूम पे डिपेंड करता है। 2 से 2.5 लीटर यूरिन वॉल्यूम हो उतना। गर्मी का, ठंड का समय है तो कम पानी पीना पड़ेगा इतने टारगेट के लिए, और वही गर्मी का समय है, बाहर का काम करते हैं, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से एक्सपोज रहते हैं, धूप के अंदर घूम रहे हैं, किसान खेती कर रहा है, मजदूरी कर रहा है, तो उस हिसाब से उनको पानी का इंटेक बढ़ाना तो पड़ेगा। 3 या 4 लीटर पानी पीना ठीक रहता है, बराबर, ताकि आप 2-2.5 लीटर यूरिन का टारगेट रख ताकि उससे आपकी जो किडनी फिल्ट्रेशन और पूरे शरीर के जो फंक्शंस हैं वो फंक्शंस हैं और जो टॉक्सिन हैं वो सब निकल सके। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ये भी कहते हैं कि अगर आप पानी कम पिए तो स्टोन हो जाता है, और या यूरिन में ऑब्स्ट्रक्शन रहे, बार बार ढंग से आपकी पेशाब जो है साफ ना हो, बाहर ड्रेन आउट ना हो, तो क्या स्टोन बनते हैं? ये यूरिन का संबंध है स्टोन से? बिल्कुल है। कम पानी, कम लिक्विड इनटेक रहना डेफिनेटली एक स्टोन का मेजर प्री डिस्पोजिंग फैक्टर होता है। कि आउटसाइड एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं, सुबह घर से पानी पी के निकले और फिर शाम तक कहीं सेवन नहीं किया पानी का, फिर घर आकर के भले 4 ग्लास पानी पी लिया, लेकिन वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आपको स्प्रेड आउट पीरियड में लेना चाहिए, क्योंकि किसी भी समय अगर यूरिन या सुपर सैचुरेटेड स्टेट जिसको बोलते हैं कि भाई जिसमें कि सॉल्ट की अत्यधिक मात्रा रहेगी, तो वो प्रेसिपिटेट होके स्टोन बनाएगा। तो जब यूरिन को डाइल्यूट फॉर्म में रखना ज़्यादा जरूरी है, बजाय कि वो सुपर सैचुरेटेड स्टेट। ये भी कहते हैं कि सब बोरिंग का पानी पिया जाए या उधर का पानी पिया जाए इस तरह का, तो शायद स्टोन नहीं। हाँ, वैसे अभी तक जो लिटरेचर है, रिपोर्ट्स हैं या साइंटिफिक जो डेटा रहता है, उसमें हार्ड वाटर से स्टोन फॉर्मेशन का कोई ऐसा डायरेक्ट कोरिलेशन नहीं डेवलप हुआ है। ये ठीक से पानी नहीं पीने के कारण स्टोन होता है। लेस वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इनटेक, साथ में कुछ दूसरे डाइटरी हैं या कोई एबनॉर्मलिटी है या ऑब्स्ट्रक्शन है, जैसे आपने बताया कि यूरिन अंदर रिटेन हो रहा है, किडनी में स्वेलिंग है, उसमें हाइड्रोनेफ्रोसिस बोलते हैं, वहाँ यूरिन है, तो वो स्टोन फॉर्मेशन के लिए प्रीडिस्पोजिशन। सर, ये स्टोन अगर हो जाता है तो कितने mm का स्टोन जो है और किस जगह का स्टोन जो है वो यूरिन के जरिए निकल जाता है, और बाकी सबके लिए या तो ऑपरेशन कराने पड़ते हैं या कोई दूसरा तरीका अपनाना पड़ता है? अब होम्योपैथी की सवाल मैं आपसे नहीं करूँगा क्योंकि वो आपकी विधा नहीं है। वो तो कहते हैं कि कितना ही बड़ा स्टोन हो हम तोड़ देंगे, क्रश कर देंगे, निकाल देंगे बिना ऑपरेशन के, उनका विज्ञापन ही ये छपता है अखबारों में। आपके पास जाओ तो आप कहते हो कि साहब ये निकलेगा नहीं, इसका एक ही तरीका है कि इसको बाहर निकालिए ऑपरेशन करके। तो क्या कितना बड़ा निकल जाता है? देखिए, हमारा जो भी डेटा रहता है वो एविडेंस बेस्ड मेडिसिन के ऊपर काम करता है, और ये कोई एक मरीज, 100 मरीज या 1000 मरीज के ऊपर का डेटा नहीं रहता है। ये लाखों सालों से, ये लाखों पेशेंट्स के ऊपर किया हुआ डेटा, जो कि सालों दर सालों अपग्रेड होता है और नई नई रिसर्चेस से बनता है। तो उसके हिसाब से जो रहता है कि अराउंड 7 mm का जो स्टोन रहता है वो हमारे यूरेटर से पास हो सकता है या होने की पॉसिबिलिटी, महिला या पुरुष दोनों में। अब वो एथनिक वेरिएशन होते हैं कि कोई अमेरिकन है, कोई 6 फीट का आदमी है और कोई 5 फीट का आदमी है, तो उसमें जो नली है उसका जो आकार है वो अलग अलग होगा। महिलाओं में अलग होगा, पुरुषों में अलग होगा, तो आकार के हिसाब। बट एक ओवरऑल वाइड हम देखें तो 6 to 7 mm का स्टोन जो रहता है वो निकलने की अच्छी संभावना रखता है, हाई पॉसिबिलिटी रहती है, जिसको हम दवाई से, मेडिसिन से फ्लश आउट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। लेकिन 7 mm से बड़ा है, 7 mm से बड़ा है तो उसकी पॉसिबिलिटी धीरे धीरे कम होती जाती है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि 9 मिलीमीटर का स्टोन है वो कभी निकल ही नहीं सकता है, बट 90% चांस है कि नहीं निकलेगा, है ना। अगर ये 10 mm 11 mm हो गया तो द चांसेस विल इवन बी रिड्यूस्ड, और कम हो जाएंगे कि इसका 5% ही चांस है कि ये निकलेगा करके। तो इस वजह से लिटरेचर क्या तरीका है आपके? आप ऑपरेशन करने की बात करते हैं डॉक्टर की, इसको निकालना है, तो एक तो वो पुरानी तकनीक थी कि वो काट के और ओपन सर्जरी करके उसको वो निकाल के दिया जाता था और बाहर
ऑपरेशन थिएटर के बाहर दिखाया भी जाता था कि देखिए इतना बड़ा पत्थर निकला है, और उस समय मोबाइल नहीं होते थे फिर भी हम बताते थे कि इतना बड़ा पत्थर था और वो चने के से बड़ा था, वो एक प्लास्टिक की थैली में डाल के देते थे। अब एक नई तकनीक आ गई है जिसमें दूरबीन के जरिए जाते हैं और उसको क्रश कर देते हैं और ड्रेन आउट कर देते हैं। अब देखिए मोस्टली टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट के साथ में लगभग ओपन स्टोन सर्जरी खत्म सी हो गई है। बहुत ही लिमिटेड कुछ इंडिकेशंस रह गए हैं जिसमें कि ओपन सर्जरी की जाती है। मोस्टली सब एंडोयूरोलॉजिकली या दूरबीन के द्वारा ही टैकल करते हैं। अब अगर यूरेटर के अंदर स्टोन है, जो कि किडनी से यूरिनरी ब्लैडर को जोड़ने वाली नली होती है, उसके अंदर स्टोन है, तो हम यूरेट्रोस्कोपी करके स्टोन को लेजर की तकनीक के द्वारा ब्लास्ट कर देते हैं या डस्ट कर देते हैं। RES बोलते हैं इसको? नहीं, उसको यूरेट्रोस्कोपी बोलते हैं जी। अगर इसी आकार का लगभग 1-1.5-2 सेंटीमीटर का स्टोन किडनी में मौजूद है अगर, तो हमारे पास में तकनीक होती है जिसमें हम यूरिन के रास्ते से किडनी तक जाते हैं, जो कि एक घुमावदार या फ्लेक्सिबल स्कोप के थ्रू होता है, और उसमें लेज़र फाइबर डाल के स्टोन को क्रश करके, डस्ट करके, ब्रेक करके और निकाल देते हैं। ये इस पद्धति को RIRS कहते हैं, जिसका मतलब होता है रिट्रोग्रेड इंट्रारीनल सर्जरी। तो रिट्रोग्रेड जाना मतलब नीचे के रास्ते से जाना। जब इससे बड़ा स्टोन हो के 2 सेंटीमीटर से भी बड़ी साइज है, 2.5, 3, 4 सेंटीमीटर है या स्टैगहॉर्न स्टोन है, तब फिर हम PCNL की पद्धति अपनाते हैं या परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोटोमी बोलते हैं, जिसमें पीठ के रास्ते किडनी में पंक्चर करते हैं, उस ट्रैक्ट को डायलेट करते हैं और बारीक दूरबीन से लेज़र फाइबर डाल के स्टोन को उसी रास्ते से क्लियर करते हैं। तो ये परक्यूटेनियस नेफ्रो। तो लगभग इन सभी एंडोस्कोपिक पद्धतियों को अपनाने से लगभग ओपन सर्जरी का रोल खत्म हो गया है। और ये चूंकि इसमें लेज़र भी इस्तेमाल हो रही है, दूरबीन भी इस्तेमाल हो रही है, तो ये ज़्यादा महंगी होगी? ऑब्वियसली ये टेक्नोलॉजी की कॉस्ट होती है, कोई भी टेक्नोलॉजी की कॉस्ट है। एक हम पुराना मोबाइल, हमारा बटन वाला मोबाइल है, और आज स्मार्टफोन लेने जाएंगे, आईफोन लेने जाएंगे, तो अंतर है। सेम वे लेज़र की टेक्नोलॉजी, एंडोस्कोप्स की टेक्नोलॉजी सब निरंतर डेवलपमेंट में है और हर सालों साल डेवलप होती जाएगी। लेकिन इसका ये फायदा भी है कि मरीज का ब्लड लॉस कम होता है, ब्लड लॉस टाके नहीं लगते, चीरा नहीं के बराबर होता है, दर्द रहित रहता है, ऑपरेशन के पहले ऑपरेशन के बाद पेनफुल नहीं रहता है, और एक आध दिन में घर भी भेज सकते हैं। एक आध दिन में घर भी भेज देते हैं। तो आपका अस्पताल में रहने का खर्चा बच जाता है। ऑब्वियसली वर्क, देखिए सबसे ज़्यादा जरूरी होता है कि बैक टू वर्क। आज की तारीख में अगर वही इंसान, वो पुराना ज़माना था जब 15 दिन, 20 दिन, महीना भर ऑपरेशन के बाद घर में रेस्ट कर रहे हैं, कुछ काम नहीं कर रहे हैं। आज की तारीख में तो पेशेंट आते हैं, बोलते हैं साहब सैटरडे को हमारा ऑपरेशन करते हैं, संडे को हम घर पे रेस्ट करके मंडे से ऑफिस जाना चाहते हैं। तो उस कंडीशन में हम उनको इस तरह से ही करते हैं कि एक दिन, दैट इज अ डे केयर सर्जरी। लेकिन ये भी संभावना रहे कि UTI हो जाए, इन्फेक्शंस हो जाए, ये इस तरह की कितनी आशंका रहती है? हाँ, देखिए ये डिपेंड करता है प्रोसीजर टू प्रोसीजर। जैसे यूरेट्रोस्कोपिक प्रोसीजर में यूजुअली इन्फेक्शन नहीं, लेकिन हाँ RIRS प्रोसीजर होता है जिसमें कि हम कैविटी के अंदर स्टोन ब्रेक करते हैं, तो कई बार इन्फेक्टेड स्टोन होते हैं या ऑलरेडी मौजूद इन्फेक्शन होता है, उसके थोड़े फ्लेयर होने का चांस रहता है, जिसका इंसिडेंस लगभग 5 से 8% है RIRS के अंदर। तो वो होने की एक संभावना रहती है, एंटीबायोटिक का कवर दिया जाता है उसमें। अगर सर स्टोन है या आपकी यूरिन, आपकी सूसू जो है रुक रही है, पूरी तरह से ब्लैडर खाली नहीं होता है, और उसकी वजह से आपको इन्फेक्शन बना रहता है, बुखार आता है, ठंड देकर बुखार आता है, पल्स सेल्स बनी हुई हैं, कब कभी छूटती है, कई बार 103, 104 बुखार आता है, 4-4 नजरियाँ डालनी पड़ती हैं, तो क्या ये बीमारियाँ अगर बनी रहें और स्टोन भी बना रहे, तो क्या ये किडनी को डैमेज करती हैं? और अगर मैं आम भाषा में बोलूँ तो किडनी खा जाती है? बिल्कुल सही बात है। अगर बार बार इन्फेक्शन है या पाइलोनेफ्राइटिस है, स्टोन से ऑब्स्ट्रक्शन है, तो एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस होने में ये किडनी को डैमेज करेगा। धीरे धीरे किडनी का फंक्शन खत्म होते जाएगा और ये रीनल फेलियर वाली स्थिति तक निर्मित हो जाती है। किडनी फेल हो जाए, किडनी फेलियर की स्थिति में भी आ जाती है। के बाद फिर एक ही रास्ता बचता है, या तो ट्रांसप्लांट की जाए या फिर डायलिसिस पे रहे, उसका जीवन बहुत ही कठिन हो जाता है। हमारे पास कई पेशेंट्स आते हैं इस तरह के, जिनको दोनों किडनी में स्टोन्स हैं, ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हैं और किडनी का फेलियर भी बढ़ता जा रहा है, लेकिन कुछ न कुछ नीम हकीम वाली मोडालिटी अपनाते रहते हैं। कहीं जा रहे हैं, कहीं चुसवाने का है, कहीं झाड़ फूंक से निकाल देते हैं। ये कहते हैं कि तो ये सारी को कुछ आटा वाटा गूंथते हैं कई जगह पे, मैं उनको और वो पेट पे आटा फिराते हैं और इतना स्टोन निकाल के दिखाते हैं। अब आप भी बताइए कैसे संभव है? अगर पॉसिबल होता
तो पूरे विश्व में जो भी साइंटिफिक रिसर्च वाली टीम आकर के उनको आप स्टडी सब करती है, आप सब लोग भी यही सीख रहे हम होते लोग हैं। भी यही सीख रहे होते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि वो शक करके निकाल देते हैं। जी जी, तो ये सब चीजें, ये तो मतलब हमारी समझ से भी परे है चीजें कि कैसे होता होगा। एक नॉर्मल जिसको बोलते हैं कि हमारा ब्रेन ये सब अलाउ नहीं करता है कि इस सब चीजों को एक्सेप्ट करें। तो सर जब किडनी ट्रांसप्लांट होता है या किडनी प्रत्यारोपण होता है तो उसमें एक यूरोलॉजिस्ट की क्या भूमिका होती है? जी, किडनी प्रत्यारोपण एक टीम वर्क वाली चीज है, जो कि जिसमें कि नेफ्रोलॉजिस्ट यानी कि जो किडनी के फिजिशियन होते हैं वो, और यूरोलॉजिस्ट मतलब किडनी या ट्रांसप्लांट के सर्जन, उनका एक टीम वर्क होता है। नेफ्रोलॉजिस्ट जो रहते हैं वो सबसे पहले जिसको किडनी की आवश्यकता है या रेसिपिएंट जो है उसको इवेलुएट करते हैं, वो डायलिसिस पे होता है। फिर डोनर जो रहता है, जो कि एक रिलेटेड डोनर रहता है कि माँ बाप पत्नी भाई बहन बच्चे, है ना, कभी इस तरह किसी से। की मृत व्यक्ति की मिल जाती है। हाँ, या फिर कैडेवरिक रजिस्ट्री अगर रजिस्ट्रेशन है, जो कि ऑर्गन रजिस्ट्रेशन है, उसके हिसाब से अगर उनका प्रायोरिटी पे आया है नाम, तो उनकी किडनी तो उनको पहले मैच किया जाता है कि ये ब्लड ग्रुप, ये इनका एंटीजन, ये HLA टाइपिंग, इसके आधार पे इनकी बॉडी किडनी एक्सेप्ट करेगी कि नहीं करेगी। ये काम नेफ्रोलॉजिस्ट करते हैं। फिर उसके बाद में नेफ्रोलॉजिस्ट इम्यूनो सप्रेशन या जो बॉडी की इम्यूनिटी, वो दवाइयाँ स्टार्ट करते हैं ट्रांसप्लांट के पहले। जो ट्रांसप्लांट करने की प्रक्रिया है वो यूरोलॉजिस्ट का सर्जिकल रोल रहता है, जिसमें कि डोनर से किडनी निकाल के और रेसिपिएंट के अंदर किडनी को इस गाड़ी से निकाल के पार्ट ये को उस पार्ट गाड़ी में इधर फिट से करना। निकाल के, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम ही होता है। इधर से एक ऑर्गन निकाला है और उसको हाथों हाथ, क्योंकि दोनों सर्जरी साथ में होती है, दोनों पेशेंट को साथ में ऑपरेट, एनेस्थीसिया सब कुछ किया जाता है, और एक बोल के अंदर, बर्फ के अंदर, आइस में इधर से किडनी लेकर के, और जो कि इधर ऑपरेटेड खुले हुए पेशेंट रहते हैं जिनको इंसिजन और वो रहता है, उसमें ले जाके नसों से जोड़ा जाता है और वहीं ऑन टेबल ही यूरिन आने लग और जाती क्या है। दोनों आम जिंदगी जी सकते हैं बाद दोनों में? बिल्कुल, देखिए डोनर तो बिल्कुल नॉर्मल जिंदगी जीते हैं, क्योंकि भगवान ने हमें 2 किडनी दी है, एक किडनी भी रहती है तो बॉडी का फंक्शन टोटली नॉर्मल चलता है। रेसिपिएंट की जहाँ तक बात है, उनको कुछ समय नेफ्रोलॉजिस्ट के देखरेख में रहना पड़ता है, कुछ इम्यूनोसप्रेशन की दवाइयाँ, इन्फेक्शन को प्रिवेंट करना, किडनी को पर प्रॉपरली एक्सेप्ट होना। जिसने दिया है, डोनर है, उसको भी बार बार इन्फेक्शन से बचना चाहिए, क्योंकि उसको भी खतरा हो जाता है बहुत जल्दी नहीं, इन्फेक्शन। देखिए डोनर तो इम्यूनिटी मतलब एक नॉर्मल पर्सन है ना, वहाँ इम्यूनिटी बॉडी की कम नहीं होती है इसको देने से। वो एक तरह से रूटीन ऑपरेशन जो फेस करता है इंसान, वैसा वो करता है, उसकी रिकवरी भी वैसी रहती है। पर ये मिथ है कि उसको बहुत दवाइयाँ खानी पड़ेगी जीवन नहीं, भर, डोनर को कोई दवाई की जरूरत नहीं और वो पड़ती है। डोनर को भी इन्फेक्शन हो जाएगा, उसको भी नहीं, इन्फेक्शन नहीं, से नहीं, वो बचना एक जो चाहिए। रूटीन ऑपरेशन का 4 से 5 दिन का एंटीबायोटिक का प्रोसीजर या जो सब चीजें रहती है, बस वही रहती है। उसके बाद में डोनर इज एज हेल्दी एज अ नॉर्मल पर्सन। लेकिन तो हाँ, इसलिए लोगों को, ज़रूरतमंदों को अपनी किडनी अगर अपन दे सकते हैं, अपने रिश्तेदार को, परिवार को देना चाहिए, या ब्रेन डेड जो लोग हो जाते हैं उन्हें भी अंगदान की तरफ बढ़ना चाहिए। ये मानवता की बहुत बड़ी सेवा है। हमारी तो दधीची परंपरा रही है देश में, हम जिन्होंने अपनी पूरी अस्थियां देकर वज्र बनवाया था, तो हम उस परंपरा को करके इस तरह से अपनी किडनी और शरीर के दूसरे अंग दान दे सकते हैं। डॉक्टर साहब, मैं ये भी जानना चाहूँगा कि आजकल यूरिन इन्फेक्शन होने की शिकायत बहुत आम है, खासकर महिलाएं को अक्सर UTI हो जाता है। पब्लिक टॉयलेट उसका बहुत बड़ा कारण है। देखिए, महिलाओं के अंदर जो उनके जननांगों की एनाटमी होती है वो कुछ इस तरह से होती है कि वो ज़्यादा ससेप्टेबल या ज़्यादा, जिसको बोलते हैं, इन्फेक्शन के लिए प्रोन होते हैं। तो हाँ, डेफिनेटली अगर शौच का स्थान अगर प्रॉपर नहीं होगा तो यूरिनरी इन्फेक्शन होने की समस्या हो सकती है। दूसरी चीज़ ये कहूँगा कि अलग अलग एज ग्रुप में अलग अलग कारण होते हैं महिलाओं में भी इन्फेक्शन के। यंग फीमेल है जिसकी की उम्र कम है, 30 साल से कम उम्र है, 35 साल उम्र है, उनमें कारण अलग होंगे। और एक 50 साल जिनमें की मीनोपॉजल, पोस्ट मीनोपॉजल हो गई हैं, उनमें इन्फेक्शन के कारण कुछ अलग होते हैं। तो इस तरह से हमें पहले आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि इन्फेक्शन क्यों हो रहा है। तो पुरुषों में भी UTI की शिकायत होती है, वो उसकी वजह क्या रहती है? पुरुषों में यूरिनरी इन्फेक्शन की मेन शिकायत प्रोस्टेट का कारण ही होता है। जो प्रोस्टेट की रुकावट अगर 50 वर्ष के बाद में है तो वो कई बार, और रिटेंशन ऑफ यूरिन है, जिससे बोला कि पोस्ट वॉइड जो है ब्लैडर खाली नहीं हो रहा है, तो उनमें इन्फेक्शन होने की संभावना बढ़ जाती है। वो कहते हैं ना, सब सड़कों पे लिखा रहता है कि दुर्घटना से सतर्कता भली,
तो क्या सतर्कता एक यूरोलॉजिस्ट होने के नाते आप हमारे दर्शकों को सजेस्ट करेंगे कि किस तरह की जीवन शैली हो और क्या सतर्कता बरतें कि जो यूरिनरी ट्रैक है मनुष्य जी, का जी, वो जी। थोड़ा ठीक रहे और वो उसे आपके पास आने की ज़रूरत ना पड़े? जी, देखिए इसके अंदर ऐसा है कि किडनी का प्रोटेक्शन अगर हम करना चाहते हैं तो हमें ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, ये सब बीमारियां जो है ये मेन कॉज है हमारे देश में किडनी फेलियर की या किडनी के ऊपर नुकसान की। तो इन सब का उचित इलाज लेते रहना चाहिए। दूसरी चीज़, पानी की मात्रा का सेवन हमें करना चाहिए ताकि स्टोन ना बने। जैसा मैंने बताया कि टारगेट रखें कि यूरिन 2 से 2.5 लीटर तक प्रोडक्शन हो और उतना मात्रा में पानी का सेवन करें। प्रोस्टेट की जो डिजीज़ है उसमें हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। ऑल्दो लाइफस्टाइल, कॉन्स्टिपेशन अवॉइड करना, अच्छी लाइफस्टाइल जीना, एक्सरसाइज करना से हम कई तरह के सिम्टम्स से बच सकते हैं जो कि किसी भी बीमारी के लिए लागू होते हैं। बट प्रोस्टेट एक उम्र की बीमारी है या एज रिलेटेड चीज़ें हैं, ये होके ही रहेगा। ये होके ही रहेगा। अभी चेहरे पे झुर्रियाँ आनी हैं, बाल सफ़ेद होने ही हैं एज के साथ में, वैसे ही प्रोस्टेट के सिम्टम्स या यूरिनरी कुछ सिम्टम्स पुरुषों में आने ही है। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, महत्व की बात ये है कि इनका अर्ली डिटेक्शन करना और उसको उसी समय पे या अर्ली ट्रीटमेंट करना। ये ऑपरेशन कैसे होता है? जैसे आपने कहा कि बाधा पहुंचा रहे हैं, वो यूरिन बहाव में या फ्लो में बढ़ गया है, हम देशी भाषा में बोलते हैं कि भाई प्रोस्टेट बढ़ गया है आपका, तो इसको काटना पड़ेगा। तो क्या उसकी छटाई कर देते हैं? जैसे एक बढ़ाई करता है, दरवाजा फूल जाता है तो रद्दा लगा के जो है उसको ठीक कर देता है, तो आप भी कोई अपनी रद्दा लगाते हैं क्या? जी, आपने बिल्कुल सही उसकी सिमिली या तुलना करी है। एक्चुअली ये जो प्रोस्टेट रहता है ये मूत्र नली के आसपास जकड़ करके रहता है। तो हम दूरबीन के द्वारा मूत्र नली के थ्रू या यूरिनरी पैसेज के थ्रू जाते हैं और प्रोस्टेट के एरिया को दूरबीन से, जो आपने बोला कि छील देते हैं या उसको रिसेक्ट कर देते हैं, तो वो करके जो ऑब्स्ट्रक्टिंग ग्लैंड होता है, जो सेंट्रल लोब होता है, ट्रांजिशन जोन जो होता है, उसको हम रिसेक्शन करते हैं और फ्री कर देते हैं, आप यूरिन फ्री कर देते हैं, उसको पूरा चैनलाइज करके और बना देते हैं बड़ा। इसमें दो पद्धतियां होती है, एक रिसेक्शन होता है, एक ई न्यूक्लिएशन होता है, जो कि लेज़र द्वारा भी हम करते हैं। तो उसके अंदर हम पूरे लोब को जो है ई न्यूक्लिएट करते हुए या एक प्लेन बना करके उस पूरे लोब को निकालते हैं और फिर प्रोस्टेट को रिमूव करते हैं। वो भी एक ओपन, इसमें भी ओपन सर्जरी, वो दूरबीन वाला मामला है। ओपन सर्जरी होती थी लॉन्ग बैक, लेकिन पिछले 15 साल में मैंने 5 सर्जरी भी ओपन प्रोस्टेट की नहीं करी है, मतलब आप ये बोल सकते हैं। अब वो लगभग खत्म हो गई लेजर से ही है, हो रही सारी है। सर्जरी नियरली एंडोस्कोपिक हो गई, अंटिल अनलेस बहुत ही रिकॉर्ड तोड़। इसमें भी लेजर का इस्तेमाल होता है? इसमें भी लेजर का तो इस्तेमाल ये होता कितने दिन में आप इसको, जैसे पहले तो ये होता था कि जब जिसका प्रोस्टेट का ऑपरेशन होता था उनको कहा जाता था कि भाई महीने भर 2 महीने वजन नहीं उठाना, हाँ। और थोड़ा आराम करो। अब क्या Same, स्थिति है? हम कितने दिन? यूजुअली 24 to 48 आवर्स हम हॉस्पिटलाइजेशन रखते हैं। 2 दिन 48 आवर्स के बाद में हम कैथेटर या जो यूरिनरी पाइप होता है उसको रिमूव कर देते हैं। 2-1 दिन का थोड़ा सा बोलते हैं कि कुछ आराम, क्योंकि थोड़ा यूरिनरी अर्जेंसी, थोड़ा जलन पोस्ट ऑपरेशन में रहता ही है, ये सर्जरी के बाद में स्वाभाविक है। तो 2-1 दिन थोड़ा आराम करके और फिर दे कैन गो बैक टू देयर नॉर्मल रूटीन। बच्चों में भी कुछ इस तरह की यूरिन इन्फेक्शन की समस्या आती है। छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, कई बार उनका जो पुरुष अंग है वो खुल नहीं पाता है, उसकी वजह से उससे पस वस पड़ जाता है, और जो मुस्लिम धर्म में खतना होता है, बराबर, उस तरह का कुछ करना पड़ता है। वो क्या चीज़ है? बच्चों में देखिए यूरिनरी इन्फेक्शन के अलग कारण होते हैं जो कि कई बार उनकी जन्मजात बीमारियों या कंजेनाइटल डिजीजेस से कोरिलेटेड होते हैं। उसके अंदर राइट फ्रॉम, जैसा आपने बताया कि आगे की चमड़ी सिकुड़ी हुई रहती है लिंग के ऊपर की, तो वो कारण हो सकता है। कई बार मूत्र नली के अंदर कुछ वाल्व होते हैं जो कि जन्म या डेवलपमेंट के दौरान जा नहीं पाते, उनको पोस्टीरियर यूरिथ्रल वाल्व बोलते हैं, तो वो बार बार इन्फेक्शन का कारण होता है। कई बार रिफ्लक्स होता है कि पेशाब से कि यूरिनरी ब्लैडर से उल्टा यूरिन किडनीज की तरफ जाता है, तो उसकी वजह से किडनीज पे भी डैमेज करता है और इन्फेक्शन का भी कारण बनता है। तो इस तरह के बच्चों में अलग अलग कारण होते हैं। यूजुअली जो है रिलेटेड जो रहते हैं वो उनकी जन्मजात बीमारियों से रिलेटेड रहते हैं। और आप कैसा पानी पी रहे हैं? कुएं का पी रहे हैं या नदी का पी रहे हैं या आरओ का पी रहे हैं? इस पानी से यूरिन इन्फेक्शन का कोई संबंध नहीं है। इस पानी से यूरिनरी इन्फेक्शन का कोई संबंध नहीं। आप ओरली क्या ले रहे हैं, मिर्च खा रहे हैं तो यूरिन में जलन होगी, ऐसा भी संभव नहीं है। पानी क्या पी रहे हैं और यूरिन में इन्फेक्शन। लेकिन गर्मियों में हम ये अक्सर शिकायत करते हैं। वो इसलिए शिकायत करते हैं क्योंकि पानी और आपके यूरिन का बैलेंस मेंटेन नहीं है।
पानी कम जा रहा है, बॉडी से ज़्यादा इवापोरेट हो रहा है, तो इसलिए कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन और बन कई रहा बार हम बहुत ठंड में भी, गर्मी ना हो, कई बार हम बहुत एकदम गाढ़े पीले कलर की सूसू होने में घबरा जाते हैं कि ये कोई बीमारी की निशानी तो नहीं है। तो दैट इज मोर कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन। व्हेन लिक्विड इनटेक जो है आपका कम रहेगा, पानी का सेवन कम है, तो बहुत गाढ़ी यूरिन निकलेगी, एसिडिक यूरिन रहेगी जो कि जलनशील रहेगी। तो ये ऐसा कोई टेस्ट, जैसे हार्ट के डॉक्टर ये सजेस्ट करते हैं कि भाई साल में एक बार अपने को आप हार्ट स्क्रीनिंग करा लेना चाहिए, डायबिटिक वाले बोलते हैं कि HbC1 जो है वो कराते रहना 6 महीने में कराते रहना चाहिए। तो आप भी यूरोलॉजिस्ट को इस तरह का सजेशन देते हैं कि कितने महीने में एक आध बार आपको उस वाला, खासतौर पर 50 के जब आप ऊपर हो जाए? जी जी, पहली चीज़ तो यूरिनरी सिम्टम्स का पहचान होना चाहिए कि ये सिम्टम्स हो रहे हैं, इनको हम लाइफस्टाइल ना माने कि रात में 3 बार जाना, तो ओल्ड एज में तो जाना ही पड़ता है, या फ्लो कम होता है तो ये तो होता ही है। इसको लाइफस्टाइल ना बनाते हुए उसकी जांच करें। दूसरी चीज़ है कि प्रोस्टेट कैंसर के लिए जो ऐसा आपने बोला एक स्क्रीनिंग टेस्ट होता है जिसको PSA कहा जाता है, तो वो PSA की जांच 2 साल में एक बार कराने की आवश्यकता इंडियन पॉपुलेशन में रहती है। हाँ, अगर कोई फैमिली हिस्ट्री हो या फैमिली अफेक्टेड हो तो फ्रीक्वेंटली कराना पड़ती है। कैंसर का अगर हो जाए तो फिर क्या तरीका, क्या उपचार, निकाल ही दिया जाता है उसको या क्या? नहीं, वो देखिए प्रोस्टेट कैंसर के लक्षण लगभग सिमिलर होते हैं जो अभी हम प्रोस्टेट की बढ़ोतरी के बता रहे हैं, है ना। सेपरेट सिम्टम्स तो नहीं होते हैं, लेकिन PSA से पता चलता है, फिर बायोप्सी की जाती है, बायोप्सी में हमें प्रकार पता चलता है कि किस प्रकार का, वेल डिफरेंशिएटेड उसका स्कोरिंग होता है ना। उस हिसाब से हम पता लगाते हैं कि ये किस स्टेज का प्रोस्टेट कैंसर है। सारा इलाज डिपेंड करता है स्टेज के ऊपर। अगर ये अर्ली स्टेज है, स्टेज 1 डिजीज है, तो हम प्रोस्टेट निकाल करके, जिसको बोलते हैं लोकलाइज प्रोस्टेट कैंसर है अगर, तो प्रोस्टेट अच्छा, वो किसी काम का तो है नहीं, प्रोस्टेट निकल जाए तो कोई फर्क तो नहीं पड़ता मानव शरीर पे? बराबर है, वो सिर्फ जो है आपका एक सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन है। अगर आप युवा हैं तो आपको डेफिनेटली है, अदरवाइज नहीं है। अगर आप 50 के बाद हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। बराबर, तो वो रेडिकल प्रोस्टेट सर्जरी करके प्रोस्टेट को निकाला जा सकता है। अगर ये स्टेज ज्यादा है, 2 है, कि लोकली इन्वेजिव हो गया है, आसपास के अंगों में चला गया है, या मेटास्टेटिक या किस हड्डियों में या दूसरे अंगों में फैल चुका है प्रोस्टेट कैंसर, तो फिर उसका इलाज उस तरह से होता है। उसमें कीमोथेरेपी, रेडिएशन, साथ में कभी सर्जरी, सबका रोल आता है। वहाँ आकर कैंसर सर्जन की जरूरत पड़ती है? नहीं, देखिए यूरोलॉजी के जो कैंसर हैं उन सब के लिए तो हम ही ट्रेंड रहते हैं, और हम ज़्यादा अच्छे से ट्रेंड रहते हैं क्योंकि हम स्पेसिफिकली 3 अंगों के कैंसर, किडनी, यूरिनरी ब्लैडर, प्रोस्टेट, आपका पूरा झोन ही वो है, वही है। तो जो हम लोगों की ट्रेनिंग है ये मेनली इन कैंसर्स के अराउंड ही रहती है। तो एक तरह से बोल सकते हैं कि ऑन्को सर्जन भी हम स्पेशलिस्ट, जिनको कि यूरो ऑन्को सर्जन कहा जाता है, वो रहते हैं। तो रोल तो हमारा ही है इसमें भी। अगर जो भी सर्जरीज होती हैं, चाहे वो रेडिकल प्रोस्टेट सर्जरी हो या ब्लैडर की सर्जरी हो, रेडिकल हो, तो वो लेकिन फिर एक कैंसर सर्जन इसलिए या कैंसर स्पेशलिस्ट इसलिए चाहिए कि इसको कितनी रेडियोलॉजी देनी है, कितनी, वो हमें मेडिकल ऑन्कोलॉजी बोलते हैं या फिर रेडिएशन ऑन्कोलॉजी जी, ठीक है। तो रेडिएशन ऑन्कोलॉजी वाले अगर रेडिएशन की आवश्यकता है तो वो, जैसे कि लोकल इन्वेजिव है या निकाला नहीं जा सकता है, या कई बार लोकलाइज प्रोस्टेट कैंसर में भी रेडिएशन दिए जाते हैं, तो वो मेडिकल ऑन्कोलॉजी वालों का काम कीमोथेरेपी देने का होता है। अगर ये डिजीज़ फैली हुई है जिसमें सर्जरी नहीं की जा सकती है तो फिर हम मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट को रेफ़र करते हैं। लेकिन जो लोग शराब पीते हैं, सामान्यतः ज़्यादातर लोग रात में शराब पीते हैं और फिर उनको 2-3 बार जाना पड़ता है, तो वो ये कहते हैं, तर्क देते हैं कि साहब चूँकि अब रात में अपन ने पी थी तो इस वजह से जाना पड़ रहा है। लेकिन क्या ये सही है कि इस वजह से डिहाइड्रेशन बढ़ता है और ये भी एक लक्षण है कि कहीं ना कहीं आपका वो जो यूरिनरी ट्रैक्ट है वो गड़बड़ कर रहा है? बिल्कुल। देखिए, जो अल्कोहल होती है वो एक तरह से पहले तो डायूरेटिक एक्शन होती है और फिर बॉडी को डिहाइड्रेट करती है। डायूरेटिक क्या है? डायूरेटिक मतलब जिसमें कि ज़्यादा यूरिनरी प्रोडक्शन होता है जी। तो अगर कोई बोलता है कि जैसे स्टोन है तो बियर पिए, तो उसका मूल ये तर्क यही होता कहा जाता है कि खूब बियर, 2-3 बियर रोज पियो तो वो निकल जाएगा। वो तर्क यही रहता है कि ज़्यादा यूरिन बनेगा तो स्टोन को प्रेशर लगेगा, धक्का लगेगा और वो पास आउट हो सकता है। लेकिन छोटा हुआ था, हाँ छोटा, जो मैंने साइज बताया 6 to 7 mm है और पासेबल है तो ज़्यादा डायूरेसिस से निकल सकता है। दैट इज कॉल्ड एज फोर्स डायूरेसिस। वो किसी भी तरह से करें, हम चाहे आईवी फ्लूइड लगाएं, नॉर्मल सलाइन की बोतल दें और बाद में एक इंजेक्शन लगाएं जिससे कि यूरिन ज़्यादा बने, तो वो भी एक तरह का फोर्स डायूरेसिस है। अल्कोहल भी फोर्स बियर भी फोर्स डायूरेसिस है। तो एक तो वो हो गया। दूसरा, लेकिन बाद में ये डिहाइड्रेट करती है बॉडी को।
डिहाइड्रेशन की जब स्थिति बनती है, जो कि क्रॉनिक, जैसे आपने बोला ना, अगर रोज लेते हैं या रात में लेते हैं, तो बॉडी का जो डिहाइड्रेशन जो फेज रहता है उसमें स्टोन बनने की टेंडेंसी बढ़ जाती है। तो फायदा करने की जगह वो नुकसान करने लगती है। तो और इस वजह से रात में यूरिन भी ज़्यादा यूरिन तो डायूरेटिक की वजह से, आप अल्कोहल का सेवन किया तो रात में जो है कई दफ़े यूरिन जाना पड़ेगा। एक चर्चा ये भी होती है कि साहब चूंकि आपके शरीर में कुछ कैल्शियम बनने की प्रवृत्ति ज़्यादा है इसलिए स्टोन बन रहा है जी, ये कितना सही है? सही है ये। स्टोन बनना जो है वो किडनी की कुछ जिसको बोलते हैं एबनॉर्मलिटीज़ पे भी डिपेंड करता है, जिसको रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस या टाइप 1 टाइप 2 कई प्रकार की होती हैं, उन सब के ऊपर रहता है। उसमें जो बॉडी से जो सॉल्ट्स का फिल्ट्रेशन होकर के यूरिन में जाना होता है, रीअब्जॉर्प्शन होना होता है, उसके बैलेंस में गड़बड़ हो जाता है। उसकी वजह से जो कैल्शियम है वो हमारा जो सिक्रीट होना चाहिए वो रीअब्जॉर्ब होकर के और प्रेसिपिटेट होता है, तो स्टोन बनने की टेंडेंसी बढ़ जाती है। जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के डॉक्टर हैं या घरेलू डॉक्टर वो अक्सर सलाह देते हैं कि आपको स्टोन हो गया है तो दूध या दूध से बनी हुई चीज़ें मत लीजिए, पालक मत लीजिए, टमाटर मत खाइए, खीरा मत खाइए, मूली मत खाइए, गाजर मत खाइए, मेथी मत खाइए। तो क्या नहीं खाना चाहिए वास्तव में, और दूध पीना चाहिए कि नहीं पीना चाहिए? जी, देखिए, बॉडी के अंदर हर चीज़ का रिक्वायरमेंट एक लेवल तक ये बोल सकते हैं भगवान ने निश्चित किया हुआ है। अगर कैल्शियम की रिक्वायरमेंट है तो वो भी एक निश्चित है। अगर हम कैल्शियम इंटेक बिल्कुल बंद कर देंगे तो हमें ऑस्टियोपोरोसिस या हड्डियों पे नुकसान, हड्डियाँ हमारी भुरभुरी हो जाएंगी। तो हमें मिल्क का सेवन करना है, 1 गिलास ml, हाँ 250-300 ml ग्लास ऑफ मिल्क एवरी डे, जो एक नॉर्मल कैल्शियम बॉडी का रिक्वायरमेंट है वो लेना है। रही बात पालक, टमाटर, प्याज, ये सब की, ये सब में हाई ऑक्सिलेट कंटेंट्स होते हैं। स्टोन यूजुअली जो इंडियन पॉपुलेशन में देखा गया है वो कैल्शियम ऑक्सिलेट स्टोन्स रहता है, मोनोहाइड्रेट या डाइहाइड्रेट। तो ऑक्सिलेट के लिए इन सब का सेवन कम करने को कहा जाता है, सो दैट ऑक्सिलेट का मात्रा जो है, मतलब प्याज कम खानी चाहिए, पालक कम खाना चाहिए, टमाटर, पालक ये कम खाना चाहिए। कोको कोलाज हुए, जो कोला ड्रिंक्स होती हैं उनमें हाई ऑक्सिलेट कंटेंट होता है। साइट्रिक सॉफ्ट ड्रिंक्स जो आते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स, हाँ, साइट्रिक का कंटेंट जिनमें रहता है उनको ज़्यादा लेना चाहिए, क्योंकि साइट्रिक जो एसिड नींबू पानी ठीक है, नींबू पानी बिल्कुल अच्छा है, और वो जो ड्रिंक्स जिनमें कि नींबू और इस तरह से रहता है वो भी बेटर रोल प्ले करती हैं। बहुत धन्यवाद डॉक्टर रवि नागर साहब, आपका बहुत सारी जानकारियाँ आपने दी हैं, और एक आम आदमी को किस तरह से अपना जो यूरिनरी ट्रैक है वो ठीक रखना चाहिए, यूरोलॉजी संबंधी बहुत सारी जानकारियाँ डॉक्टर नागर ने दी हैं। बेहतर यही होगा कि हम कुदरत की बनाई हुई चीज़ है, इसलिए हम अपने पानी पीने का, विशेष तौर पर पीने का ध्यान ना दें, मतलब पानी पीने का ध्यान दें, और कम से कम 3 से 4 लीटर पानी पिएं, और इस बात की कोशिश करें कि 2 से 2.5 लीटर पेशाब शरीर में बनना चाहिए, ताकि आपके अंदर की जितने भी विषाक्त तत्व हैं, विषैले तत्व हैं, वो किडनी के ज़रिए और यूरिन के ज़रिए बाहर निकल जाएं, ताकि आप स्वस्थ रह सकें। लेकिन अगर इसमें कुछ भी किसी भी प्रकार की असामान्य बात आपको दिखाई देती है, बार बार सूसू जाना पड़ता है, या 3-4 बार रात में उठना पड़ता है, या जलन होती है, रुकावट आती है, आपको ऐसा लगता है कि पूरी तरह से राहत नहीं मिली है, संतुष्टि नहीं हुई है, तो टालिए मत, तुरंत किसी यूरोलॉजिस्ट से मिलिए, डॉक्टर का परामर्श लीजिए और दवाइयाँ लीजिए, क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि समय रहते बीमारी का पता चल जाए, और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि समय रहते उसका इलाज शुरू हो जाए। देखते रहिए डिजाइनर न्यूज़, खबरों का सिलसिला जारी है, जारी रहेगा। नमस्कार।